नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया, जो कि 176 करोड़ की लागत से 49 एकड़ में विस्तृत किया गया है। इस मौके पर लोकार्पण कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर सैनिक स्कूल गोरखपुर में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ है। सैनिक स्कूल इसी परंपरा का एक नया और महत्वपूर्ण प्रकल्प है। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सभा को संबोधित किया। मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आज गोरखपुर आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का, जो उनकी धर्मपत्नी भी हैं, हृदय से गोरखपुर वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में पहली बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेगी। जीवन के अनुशासन के प्रति और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका बोध कराने के लिए जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके करकमलों से होने जा रहा है, उस संस्थान से निकले हुए छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का, साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चौरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर
यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और गोरखपुर को केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का पावन जन्मस्थली लुम्बिनी, 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर, पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 250 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। ये जो कैंपस है जहां पर ये नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है, यहां पर बंद खाद कारखाना था। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन के लिए चल रही चीनी मिलें यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है। तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। यह भूमि नाथ संप्रदाय की परंपरा और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक केंद्र है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिस पर प्रकाश माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की भी कुछ भागीदारी है। आपके गुरु दादा दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मेरे पास वाले जिले के थे राजस्थान में, जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद का हिंदी में अनुवाद किया। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की भूमि है, देश के कोने कोने में इसकी गूंज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हृदय को शीतलता मिली जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर जीवंत है और सदैव कार्यरत रहेगी।
और इसका पूरा सर्जन हो रहा है, आप साधुवाद के पात्र हैं। गोरखपुर की इस पावन धरा पर और मेरा पहला आगमन है तो सदैव मेरे चित्त पर रहेगा। और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहां की प्रथम सैनिक स्कूल, और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला पढ़ा हूं। मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जन्म ग्राम किठाना में हुआ था, पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में था। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहां किया है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो जमीनी हकीकत है, वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा। पर इस सैनिक स्कूल की एक और खासियत रहेगी, ये गोरखपुर में है। यहां की पृष्ठभूमि, यहां की संस्कृति, यहां की विरासत बच्चों के कानों में सदा गूंजती रहेगी। मैं आश्वस्त हूं, आशावादी हूं कि सैनिक स्कूल आज उत्तर प्रदेश की तरह योगी जी की विशिष्ट छाप का सदैव प्रतिबिंब रहेगा। आपने वैसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कह दिया कि भाई 1960 के अंदर मुख्यमंत्री जी तत्काल में एक सैनिक स्कूल बनाया था। मुझे खुशी है आपने उस स्कूल का भी सर्जन किया है। उस स्कूल के निर्माण और ढांचे को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर आपने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनसे ज्यादा लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई है, कई नई शुरुआत हुई है, जिसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, पर लोगों के दिल में है वो चर्चा, पूरे देश में है। पर सैनिक स्कूल के मामले में ढांचागत तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण कर जो एक कार्य हो रहा है, यह अत्यंत सराहनीय है। क्योंकि मेरी मान्यता है, शिक्षा बदलाव का केंद्र है। शिक्षा के बिना बदलाव नहीं आ सकता। जीवन का अंधकार, समाज का अंधकार, समाज में कुरीतियां, इन पर कुठाराघात सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है। यदि अगर आप शिक्षा का मंदिर बनाते हो और गोरखपुर में इसकी रोशनी पूरे प्रांत और देश में पड़ेगी, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। दोस्तों, मित्रों, 3 दशक पहले 1994 की बसंत पंचमी को, उस पावन दिवस पर, मां सरस्वती के जन्म दिवस पर, गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसका असर इस प्रांत पर पड़ रहा है, सुचारू रूप से पड़ रहा है। उस दिन स्वर्गीय श्रद्धेय महंत अवधनाथ जी महाराज ने आज के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पावन दिवस, उसके पश्चात आपके मुख्यमंत्री ने 2 दशक तक लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद किया। कई मौकों पर लोकसभा में देश को संदेश दिया, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उसी भूमिका को सशक्त निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि महंत अवधनाथ जी
श्रद्धेय नाथ जी के साथ में लोकसभा में सदस्य रहा। मुझे उनके मार्गदर्शन का फायदा मिला और जो केंद्र में मैं मंत्री बना, जिन कुछ लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया, उनमें आपके गुरु भी थे। आज के दिन आवश्यकता है वैचारिक दृढ़ता की, मूल चिंतन प्रतिबद्धता की और राष्ट्र भावना के प्रसारण की। ये तीनों हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विराजमान हैं, जो गत दशक से देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं कि पूरी दुनिया हतप्रभ है। दुनिया में भारत की पहचान आज अलग है और इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 के बाद गुणात्मक है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उससे पहले किस चपेट में था? डर की चपेट में था, शासन शिथिल था, आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आता था। आपने ये ख्याति अर्जित की है और देश में जो विकास की गंगा बह रही है, उसमें आपने उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 से निरंतरता से की है। ये राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। राष्ट्र हमारा धर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण पूर्ण है। हमें निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र धर्म रखना पड़ेगा। यदि अगर इसमें कमजोरी आती है। उधर दिल्ली के ग्लोबल टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमंत्रित करने पर फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया और ग्लोबल सिटीजन को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसार अव्यवस्थित क्यों है, अनेक कारणों से, जिनमें से एक उल्लेखनीय कारण यह है कि हम महान परिवर्तन का दौर देख रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। And distinguished guests, Namaskar. It's a great pleasure to interact with all of you at the Global Town Hall event. I would like to thank FPCI and Global Citizen for inviting me. Today's theme, Keeping Course, Actions and Solutions for a Messy World, is very pertinent given its state. So why is the world messy? For a variety of reasons, of which a notable one is that we are witnessing a period of great change. The fact is that such developments in real life are actually very difficult, unpredictable, and perhaps even chaotic. After all, any transformation is a process with outcomes, and the players involved often do not have a prior understanding in that regard. In truth, the instincts and interests that drive change are mostly competitive. Therefore, by its very nature, we cannot usually forecast accurately where a world in serious flux ends up. Nevertheless, it is the task of those in foreign policy to assess trends, read the landscape, and fashion strategy for their particular national interest. The current times are clearly challenging in that regard, and much of what we have seen has actually surprised the world. Let us consider some of the key directions and developments in international relations recently. Over the last few decades, we have witnessed the unfolding of globalization that has driven a rebalancing in the world order, that has matured to a point where there is talk of a genuine multipolarity emerging in the near future. Now, this is a far cry from anything that the world has experienced since 1945. It is not just that there will be more players of consequence,
it is also that the relative weight has undergone a big shift. Furthermore, the approach of nations to global issues is no longer the same. Many big powers are now content to do less, and the newer ones more reticent about stepping forward. In many situations, it is left to the regionally significant players to sort out their own particular mess. Beyond this, we are also looking at a more sharpened contestation between the US and China on a range of areas. If we also take into account that technology advances like AI, electric mobility, space or drones can shape balances of power more strongly, then the global calculus looks even more daunting. This, in essence, is the world that we deal with. What can a country like India do in response to such a situation? First, it can build up its own national capacities so that there are more options and contributions that benefit the entire world. We have seen this during the COVID pandemic in terms of vaccine production capacity, or in the Arabian Sea to strengthen maritime security, as indeed in the supply of food grains to those in great need. Second, to de-risk the global economy from pandemics, climate events and conflicts, help build more resilient, reliable and redundant supply chains. This means working with global partners more efficiently and creating an environment where it is easier to do business. Many of the recent infrastructure initiatives in India will make a difference in that regard. Third, in the digital domain, create trusted partnerships and trusted vendors. This will ensure that sensitivities at home that we have about our data are equally respected when they cross our borders. Fourth, those who have relevant achievements and experiences in the global south have a responsibility to share with others. India's digital public infrastructure is a case to point. And fifth, while we must constantly build new mechanisms and press for reform multilateralism, be willing to work with like-minded partners on specific agendas. The Quad is one such example. So friends, let me conclude by underlining that even as the world looks complicated, India's desire and determination to ensure its stability and contribute to its prosperity is only stronger. I hope the thoughts I have placed before you are helpful in your deliberations. I thank you for your attention. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।